नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ हैं अमीय मेहता। तो अमीय जो हैं वो जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और प्रयोग थिएटर ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आज अमीय मैंने ये सोचा कि आपके साथ हम बात करें न केवल जी, हिंदी नाटकों की बल्कि हम अपनी ओर से ये घोषित कर दें कि हिंदी नाटक ज़िंदा है। और बिल्कुल। ये हिंदी नाटकों को अमेरिका में ज़िंदा रखने वाले जो कुछ समर्पित हमारे रंगकर्मी हैं उसमें आपका भी नाम है। मैं ये कहूँगा नहीं कि सिर्फ़ आप ही हैं जी, क्योंकि कहते हैं भई बहुत अकेला खूब। जना जो है वो क्या नहीं कर सकता इत्यादि। सो बहरहाल लेट अस बिगिन अमीय एज़ एन एक्टर तो कैसे आपको लगा कि एक कंप्यूटर प्रोफ़ेशनल हूँ, लेकिन ये मेरा जो अभिनय का एक मन रहता है उसको मैं जगाए रखूँ। जी, कहाँ से वो प्रेरणा, ऊर्जा मिली? ये मैं इसके लिए धन्यवाद अपने परिवेश को दूँगा, मेरे बैकग्राउंड को, अपब्रिंगिंग को अ, बचपन से ही चूँकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही थिएटर कर्म से जुड़े रहे, हिंदी थिएटर से। तो स बचपन से ही पैदाइश के बाद से ही हमेशा घर में थिएटर होते देखा और वो परिवेश ही वही मिला, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कभी कि मुझे इसको ओढ़ने की ज़रूरत है, चूँकि मिला ही ऐसा था हमेशा से। अच्छा अभी मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपके माताजी, पिताजी दोनों से मिला हूँ। पिताजी जी, अब सशरीर हमारे बीच में नहीं हैं, पर एक बड़े प्रख्यात रंगकर्मी भी थे वो और उन्होंने ये प्रयोग थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी। पर मैं थोड़ा हास्य की पगडंडी पर चलता हूँ। जी, माताजी आपकी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। तो कभी जी। बचपन में आपने देखा था उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती हो कि नहीं मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, करती हूँ? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों अलग-अलग क्षेत्र को सँभाल रहे थे। पिताजी का ध्यान हमेशा से नाट्य लेखन और नाट्य निर्देशन में रहा। ज़रूर उन्होंने कुछ एक्टिंग भी करी है, लेकिन उनका हमेशा से ज़ोर इन 2 क्षेत्रों में था और माताजी का कभी भी इन 2 क्षेत्रों में इंटरेस्ट रहा नहीं। वो हमेशा एक्टिंग में, अभिनय में ही रुचि रखती रहीं। तो ये प्रतिस्पर्धा कभी नहीं देख पाया मैं। अच्छा जो माताजी आपकी हैं उनको मैंने जो उनके कुछ संवाद अदायगी सुने थे या तो बहुत ही जी, इंटेंस एक्ट्रेस हैं वो एक्चुअली और जी। हाँ, अब जब आप एक बालक होते हैं, आप देखते हैं, तो कोई ऐसी बातें होंगी जो आपने उनको ऑब्ज़र्व करके सीखी होंगी या जी। पिताजी ने कोई एक्टिंग के बारे में बात कही, तब की कोई याद रही हो? जी, बहुत सारी बातें देखिए जैसा आप जानते हैं मैं आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ, इंजीनियरिंग किया है और लेकिन बचपन से ये परिवेश देखा, तो कभी ये विचार नहीं आया कि ये सीखना है। वो ऐसा लगा कि एब्ज़ॉर्ब होती रही वो चीज़ें और अब जब कई वर्षों बाद इसको बिल्कुल अपने हाथ में काफ़ी ज़ोरों-शोरों से इस क्षेत्र को लिया है कई सालों से पिछले, तब ये कार्य करते-करते ऐसा लगता है कि कभी निर्देशन कर रहा हूँ तो ये लगता है कि इस कंपोज़िशन में इसको इस तरीके से कर लिया जाए और वो ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने की ज़रूरत रही होगी क्योंकि वो कभी शायद मेमोरी से उठ के आया है। तो ये ज़रूर लेकिन ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुँ, ऐसा कहा जाए कि डीएनए में है आपके, लेकिन ये जो डीएनए एक एक्टर के रूप में जो बात आपके डीएनए में होती है, जब जी, डायरेक्टर के रूप में वो किसी और को कन्वे करनी होती है, तो आपको उसकी कुछ बारीकियों के बारे में और अधिक सोचने की आवश्यकता होती होगी, ऐसा मेरा जी, अनुमान है। जी, तो बिल्कुल ठीक। जब आप आपके मन में कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो कैरेक्टर है वो इस बात को इस तरह से कहना चाहिए जी, तो उसको कन्वे करने में और फिर जब वो करके दिखाते हैं, तो एज़ अ डायरेक्टर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और ये ऐसा सवाल है जो आपके एक्टर्स ना सुने, कोई एक्टर है आपका जो आपको लगा कि अरे! ये मेरा 100% कर गया था ये जैसा मैंने सोचा? नहीं बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एज़ अ डायरेक्टर सबसे प्रथम मुझे ऐसा लगता है ज़िम्मेदारी ये है कि अ, सबसे पहले तो अच्छी एक स्क्रिप्ट चुनी जाए, जो दर्शकों तक हम पहुँचा सकें बिल्कुल अच्छे से और उसके बाद सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उसमें जो पात्र हैं, जो कास्ट है, उसके लिए सही चुनाव किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है एज़ अ डायरेक्टर 50% 50% लड़ाई तो वहीं पर जीत ली जाती है एज़ अ डायरेक्टर और इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि न्यू जर्सी में जहाँ मैं स्थित हूँ सेंट्रल जर्सी और मेरे आस-पास एक बहुत बढ़िया टैलेंट का पूल है। हम लोग 2012 से स्थापित होने के बाद निरंतर नाटक कर रहे हैं और कई नाम ले सकता हूँ इसमें। लेकिन ये उचित नहीं होगा कि कोई भी नाम लूँ क्योंकि फिर बहुत सारे नाम हैं। आज देखिए आप ऐसा है कि फिसल कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ही ले लूँगा फिर आप नहीं लोगे तो।
इसलिए आप जी। ले ही लो नाम, ले ही लो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, धनश्री वैद्य हैं, अजीत सिंह हैं, पूजा शौरी हैं, आँचल शर्मा हैं, दीपक गुप्ता हैं। मतलब जैसा मैंने बोला कि ये लिस्ट अनवरत है तो और ये आज मैं चलिए ये मैं मानते हुए और अपनी तरफ से भी जोड़ते हुए कि इस सूची में जी, और भी कई नाम आ सकते हैं, पर मैं चाहता था कि कुछ कलाकारों के जी, नाम आए, क्योंकि जैसे जी। अब दीपक गुप्ता या धनश्री का नाम लिया, या मुझे ऐसे आपके साथ हिमांशु को भी देखने का हिमांशु मौका शर्मा मिला, हैं। जी, तो जी, जी, बात ये निकल के आती है कि ये सब लोग अभिनय के द्वारा अपने भीतर एक संतोष के स्थल तक जाते हैं, क्योंकि ये जी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जी। और ये बड़ा डिमांडिंग है। मतलब हम, राइट। चाहे आप भारत में हैं, अमेरिका में हैं, समय निकालना, विशेष करके जब परिवार है, आपकी नौकरी है, वीकेंड जी, पे एक जगह इकट्ठा होना, ये अपने आप में जी, एक विशेष प्रकार के कमिटमेंट की माँग करता है। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है अभिनेता, अ, मतलब क्या बात होती है जो उनको बाँधे रखती है? क्योंकि कई आपके एक्टर्स हैं, वो कई बरसों से आपके जी। प्रयोग थिएटर ग्रुप के कई नाटकों में आपका साथ देते रहे। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि थिएटर और विशेष तौर पर हिंदी नाट्यकर्म में आर्थिक तौर पर इतना अभी समृद्ध नहीं हुआ है, चाहे यहाँ हो और चाहे इवन भारतवर्ष में हो, कि जिसके ऊपर आश्रित होके अब होने लगा है, धीरे-धीरे पिछले 5-10 वर्षों में वो स्थिति बन रही है। नई युवा पीढ़ी इसको बहुत पूर्णतः अपना रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं रहा है। तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। इसके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये एक विशेष तरीके का कीड़ा है, पैशन है, वो जिसको अगर लग गया, क्योंकि इसमें जो मिलता है आर्थिक तौर पर नहीं मिलता, परिवार के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जॉब है, बहुत सी चीज़ें हैं और आपको एफर्ट्स डालना पड़ते हैं, कहीं जा रहे हैं आप रिहर्सल के लिए। कुछ ऐसे कलाकार हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो फिलाडेल्फिया से आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कीड़ा है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, वो मुझे नहीं लगता किसी भी और आर्ट फॉर्म में मिल सकता है, चाहे वो टीवी या इवन मूवीज़ भी हो। और इसी कारण बहुत से मूवी के कलाकार चाहे वो बड़े से बड़े नसीरुद्दीन शाह जैसे भी हैं, वो आज भी थिएटर ज़रूर करते हैं, मूवीज़ के साथ-साथ। तो वो कीड़ा है। ये कीड़े की बात आपने करी है, इसको लेके आपके अंदर के डायरेक्टर तक मैं एक डायलॉग जी, बोलते हुए पहुँचता हूँ। वो जी, डायलॉग तो जी, फ़िल्म का है, पर फ़िल्में भी नाटक के साथ कहीं न कहीं एक जगह मिल जाती हैं। हालाँकि वो क्लोज़अप जी, का काम हो जाता है, उनके पास बहुत सारी अलग सुविधाएँ हो जाती हैं तकनीकी रूप से। जी, पर ये जी, फ़िल्म, आपको भी पता होगा कौन-सी पिक्चर डायलॉग है, और मैं ये डायलॉग बोलने के बाद जो सवाल है उसकी तरफ जाऊँगा। जी, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जहाँपनाह, जी, जिनकी डोर ऊपर वाले की उँगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं जानता। वाह! चलिए, ये डायलॉग था बहुत ऊँचा। फ़िल्म आनंद का, बोलते थे जी, जॉनी वॉकर। जी, जॉनी वॉकर बोलते थे, फिर बिल्कुल। उसकी कॉपी करते थे राजेश खन्ना, ठीक है। तो ये जो जी, डायलॉग की एक तो ताकत उन शब्दों में है कि बात क्या कही जा रही है। जी, दूसरी उसमें भी है, जैसे अब गब्बर सिंह ने कहा कि क्या था? कितने आदमी थे। कितने जी, आदमी थे? अब जी, एक 3 शब्दों का एक वाक्य। तो आपको क्या लगता है जो डायलॉग डिलीवरी है वो, या बॉडी लैंग्वेज एज़ अ डायरेक्टर व्हेन यू लुक एट एन एक्टर, तो किसको आप ज़्यादा नंबर देते हैं? मेरे ख़्याल से ये थिएटर एक पूरा पैकेज है। इसमें सारी विधाएँ, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, ये हम हमेशा से मान के चलते हैं। इसको पूर्णतः अपनाना पड़ता है और तभी वो प्रभाव बन पाता है जो हम बनाना चाहते हैं दर्शकों के सामने। तो इसको आंगिक, वाचिक, आहार्य इस तरीके से कहा जाता है कि आपकी बॉडी भी लैंग्वेज बराबर हो, आपकी संप्रेषण बराबर हो, डायलॉग डिलीवरी बराबर हो, आपके कॉस्ट्यूम, आपके प्रॉप्स सब कुछ होना चाहिए। तभी तो मैं उसको कहीं भी किसी को कम-ज़्यादा तोलने का ज़रूरत नहीं समझता, मेरे ख्याल से। तो आप नहीं ज़रूर समझते हैं, लेकिन मैं समझने के हिसाब से फिर इस सवाल को घुमा के आपके घुमा के आपके पास लेके आ जाऊँगा। देखिए, जी, आपको कोई प्रभाव उत्पन्न करना है, उसमें जो सेट डिज़ाइन है, लाइटिंग है, वो सब अपना रोल करते हैं। लेकिन फिर भी जो एक उपकरण है निर्देशक के पास में, अभिनेता, वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बात को जी, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो जी,
जैसे कि हम संगीत के संदर्भ में बात करते थे, कहते थे रियाज़ ज़रूरी होता है। तो एक अभिनेता के रूप में क्या रियाज़ आपको महत्वपूर्ण लगता है? जब आप जैसे अभी आपके हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ कि जब हमने कह रहे हैं कि नाटक ज़िंदा है, तो ज़िंदा रखने के लिए कई उत्सव हो रहे हैं, जो कि जी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भी हो रहे हैं। तो जी, मैं पहले तो क्विकली बताता हूँ कि 11 मई का दिन महत्वपूर्ण है और उस दिन जी, एक तो ये नाटक खेल रहे हैं आप, नाटक नहीं। तो पहले तो जी। आप कह रहे हैं नाटक है, फिर कह रहे हैं नाटक नहीं, ये क्या बात हो गई? बहरहाल, तो इस नाटक के जी, बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उन उस दिन यानी 11 मई को एक ये भी नाटक है बिरजिस कदर का कदर का कुनबा, फूल। इसके जी, सारे महिला पात्र हैं। फिर ये भी एक नाटक है अपने ही पुतले। पुतले। जी, तो बात जी, जो मैं आपसे पूछ रहा था इन नाटकों का उल्लेख करने से पहले वो ये थी कि जी, रियाज़ की दृष्टि से एक अभिनेता अपने आप को और अधिक परिष्कृत करे और अधिक अच्छा बनाए, इसके लिए क्या जी। रियाज़ आप सजेस्ट करते हैं अपने कलाकारों को? रियाज़ यानी कि रिहर्सल हमारी इस मामले में हम लोग कुछ भी समझौता नहीं करते हैं क्योंकि हम कम से कम 3 से 4 महीने कोई भी एक प्ले का की रिहर्सल्स करते हैं और ये बिल्कुल निश्चित बात है चाहे निर्देशक के तौर पर और चाहे कलाकारों के तौर पर, चूँकि मैं दोनों रोल निभा चुका हूँ, निभाता रहता हूँ। हर रिहर्सल में हम कुछ न कुछ परिष्कृत कार्य करते हैं, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट लाते ही लाते हैं और यही आइडिया है। तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि द मोर द बेटर मतलब जितनी ज़्यादा हम रिहर्सल करेंगे, उतना अच्छा प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं। चलिए रिहर्सल के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो जी, एक रीडिंग होती होगी। अब जी, जैसे कि समझिए ये है स्क्रिप्ट, नाटक का नाम है नाटक नहीं और इसको जो लिखा है वो लक्ष्मीकांत वैष्णव जी ने जब लिखा होगा, तो जी, उन्होंने जो सोच कर लिखा होगा किस तरह के दृश्य बनाए और फिर आपने उसका एक कॉन्सेप्ट लिया, फिर जो अभिनेता है वो अपनी तरफ से देख रहा है कि भई मुझे ऐसे करना है। तो ये जी, प्रोसेस को जीवित करने की जो प्रक्रिया रहती है, उसके चरण हमारे साथ थोड़ा बाँटें। मेरा अनुमान है बिल्कुल। कि पहले तो रीडिंग करते होंगे मिलकर, ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सबसे पहला तो उससे भी पहला कार्य तो ये है कि हम एक अच्छी स्क्रिप्ट का चयन हो। चयन होने के बाद फिर हम उसमें जो हमारी कास्ट है, जो उसमें पात्रों की ज़रूरतें हैं, उनके बारे में एक असेसमेंट हो। अगर हमारे ही प्रयोग ग्रुप में ऐसे सदस्य मिल जाते हैं जो उन पात्रों से को अच्छा निभा सकने की संभावनाएँ जिनमें दिखती हैं, तो उनको मौका दिया जाए। और अगर नहीं तो फिर हम ऑडिशन करके और लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया और फिर तीसरा स्टेप में हम लोग फिर कम से कम 5 या 6 बार मिलते हैं जिसमें कि सिर्फ़ अ, नाटक को पढ़ते हैं और नाटक को पढ़ने के बाद पात्रों का कैरेक्टर एनालिसिस उनका वो किस तरीके का पात्र है, वो क्या इमोशंस रखता है, उसके क्या हाव-भाव होंगे, उसके बारे में विचार करते हैं। विचार-विमर्श होता है, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं और फिर हम अ, इस दौरान जब ये सब चल रहा होता है कि एक निर्देशक के तौर पर मैं अपना एक ब्लॉकिंग प्लान, एक स्टेज डिज़ाइन, एक स्टेज का खाका बना और प्रॉपरली उसको मतलब लेआउट लेके और डिज़ाइन लेके बना लेता हूँ। और फिर वो मैं थर्ड स्टेप के तौर पे फिर मैं अपने कलाकारों से शेयर करता हूँ कि ये देखिए ये डिज़ाइन है और इसमें आपको मूव करना है और यहाँ पे ये प्रॉप्स रहेंगे वगैरह रफली इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें कुछ आगे चल के एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है तो नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा स्टेप हो गया और फिर इसके बाद शुरू होती है ब्लॉकिंग। इस दौरान इन 4-5-6 रिहर्सल्स के दौरान उम्मीद ये है कि कलाकारों ने अपने डायलॉग्स को रट लिया होगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, ये एक आइडियल वर्ल्ड की बात है। तो हमारे कम से कम 2 या 3 ब्लॉकिंग ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कलाकारों को स्क्रिप्ट हाथ में रखने का मौका देते हैं। और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है कलाकारों का स्क्रिप्ट को छोड़ना। जब ये ब्लॉकिंग दूसरी या तीसरी हो चुकी होती है, उसके बाद उनको सख्त निर्देश होता है कि अब आप बिना स्क्रिप्ट के अपनी ब्लॉकिंग, अपनी एक्टिंग और अपना कार्य करेंगे, जो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते और दिस इज़ व्हेन अगली 2 या 3 रिहर्सल्स में प्रॉम्प्टिंग होती है, कि आपको हम आपके डायलॉग आप भूल रहे हैं, तो हम आपके डायलॉग जैसे कि कुछ अगर डायलॉग है कि यही हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं,
जिसकी डोर किसी के हाथ में है, तो वो हम डायलॉग अगर कोई भूल रहा है, तो हम उसको एक हिंट देते हैं, हम सब तो ताकि वो उसकी मेमोरी में बैठ जाए कलाकार की। ये होने के बाद ये जो प्रोसेस है ब्लॉकिंग और डायलॉग का साथ में मिल जाना और उनको अच्छे से याद हो जाना, अभी भी कलाकार उतरा नहीं है। कलाकार उस पात्र में उतरा नहीं है, अभी उसने सिर्फ रटा है और उसने अपने क्या हाव-भाव, बॉडी लैंग्वेज है उसको करना है। इसलिए हम इसको बार-बार करना चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छे से अपने डायलॉग याद हो जाए, बहुत अच्छे से अपनी क्या उनको एक्शंस, क्या उनको ब्लॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज रखना है वो रट जाए। इसके बाद कार्य शुरू होता है भाव और एक्चुअल एक्टिंग का। आप जब तक आपको अपने डायलॉग ही याद नहीं है, तो आप एक्टिंग क्या करेंगे? और अगर आपको याद हो गए, रट भी गए, तो भी आप एक्टिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो इट बिकम्स योर यू बिकम दैट पात्र। तो ये पूरी प्रोसेस है अशोक जी। मैं क बहुत से कलाकार होते हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेशन दूँ, शुरुआत में ही पूछने की कोशिश करते हैं, क्या हाव-भाव दूँ, क्या इमोशंस लाऊँ? मैं उनको बोलता हूँ, आप पहले इस प्रोसेस से गुज़रिए, ब्लॉकिंग पूरी समझिए, ब्लॉकिंग रट जाना चाहिए, डायलॉग रट जाने चाहिए और वो ऐसे हों कि आपको याद ना दिलाना पड़े, अब आप आइए एक्सप्रेशंस पे, उसको जिइए, ये है जी, प्रोसेस। एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं और ये जो नाटक आप करने वाले हैं अपने ही पुतले, इसकी जी, पहली एक मंचन मैं देख चुका हूँ, इसलिए मेरे पास एक सवाल ये है कि जी, इस नाटक की जो ब्लॉकिंग है ना, वो बड़ी जी, कॉम्प्लिकेटेड है। जी, लाइक इधर से इसका आना है, इसका उधर जाना है, ये जी, वापस से घूम के आएगा वगैरह। तो जी, कैसे ये डायलॉग को याद रखने के साथ-साथ कि मुझे कहाँ जाके खड़ा होना है, किसके बाद जाना है वगैरह, ये कैसे बन पाता है? ये मुझे लगता है जी, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता होगा। बिल्कुल रहता है और मैं हर नाटक को 2 कैटेगरीज़ में रखता हूँ। एक कुछ ऐसे नाटक बल्कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर विशेष तौर पर कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो कलाकारों के लिए डिलाइट है और कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो निर्देशक के लिए डिलाइट है और ये उन्हीं में से एक नाटक है जो निर्देशक के लिए डिलाइट है जिसमें चूँकि आप देख चुके हैं तो आप जानते हैं कि उसमें कितनी कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकिंग है। कुछ सीन दृश्य आज चल रहे हैं और कुछ शायद 10 साल पीछे चल रहे हैं, पर वो साथ में भी चलना है और उनका समावेश भी है। तो ये इसके लिए मैंने स्टेज को बाँटा, किस तरीके से लाइटिंग का उपयोग किया। इस स्पेसिफिकली इस नाटक में मुझे ऐसा लगता है कि लाइटिंग अपने आप में एक कैरेक्टर है। क्या बात है! जो जो बहुत बड़ा एक खेल खेलती है, अगर लाइटिंग प्रॉपर्ली यूज़ की जाए, तो वो इस नाटक को बहुत अच्छे से उभारती है। तो ये इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक निर्देशन के लिए एक डिलाइट था और फिर कलाकारों ने अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने देखा है तो आप शायद ज़्यादा तो अच्छे मैं से बता सकते बिल्कुल अमीर और मैं ना आपके सामने ही अपने दर्शकों से आपकी तारीफ में ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो समर्पित रंगकर्मी हैं, वो कहीं न जी, कहीं हमारी सांस्कृतिक परंपरा को जागृत रखने में एक अपना योगदान जो देते हैं, उसकी हम बहुत ठीक से सराहना कर नहीं पाते। क्योंकि जी, हम लोग इस प्रकार के हैं कि जो जो कलाकार है हमको लगता है वो अपने लिए कर रहा है, जबकि जी, उसका पूरे समाज की संवेदनशीलता के स्तर को उन्नत करने में एक योगदान हो जाता है। पर उसको जी। अगर वो इसको लेके अगर तख्ती लेके चलेगा तो भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो तख्ती मैंने उठाई है। तो ये तख्ती लेते हुए मैं ये दूसरे जी, प्ले की बात करूँ थोड़ी-सी जी, जिसका नाम बिरजिस बिरजिस कदर का कुनबा। कुनबा ये क्या नाटक है? जी, तो ये नाटक ये मेरे अपने लिए ये कहना चाहूँगा मैं सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और कई वर्षों से रहा है। ये एक नाटक है इंटरनेशनली काफ़ी वेल नोन नाटक स्पेनिश ओरिजिनली लिखा गया जिसका नाम है हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा। एक 9 लेडीज़ हैं, 9 स्त्रियाँ हैं, उनका प्ले है ऑल लेडीज़ प्ले जिसमें बिरजिस उसका ये उर्दू एडप्टेशन है। और जिसमें बिरजिस का एक घर है और उस घर में उसकी 5 लड़कियाँ हैं और उनके क्या अंतर संबंध, उनके क्या इमोशंस, उनके क्या है उससे संबंधित है। और ज़्यादा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब आके देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। एक ज़रूर बात जोड़ना चाहूँगा अशोक जी इसमें, ये नाटक को काफ़ी ना सिर्फ़ नाटकीय तौर पर आर्ट के तौर पर हम लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत उपयोग किया है हमने। दोनों का काफ़ी समावेश है। तो ये एक देखिए इसका प्रमुख हिंदी-उर्दू एडप्टेशन तो रघुवीर साय जी ने किया है। मूल क्या जी। है फ्रेंच नाटक है क्या ये? स्पेनिश स्पेनिश फ्रे नाटक है।
ठीक है। तो इससे ये सवाल निकलता है कि जो मानवीय मनस्थितियाँ हैं या जिन स्थितियाँ, चुनौतियों का सामना हम भावनात्मक या वैचारिक स्तर पर करते हैं, उसमें कोई एक तत्व ऐसा है जो हर तरह की संस्कृति में थोड़ा बहुत उसकी प्रासंगिकता रह जाती है। मुझे लगता है ऐसी बिल्कुल। कोई बात इस नाटक में भी रही होगी, इसीलिए आपने उसको चुना है। बिल बिल्कुल, और ये नाटक बिल्कुल इस बात को अच्छे तरीके से साबित करता है कि ये मानवीय भावनाएँ, मानवीय मूल्य और मानवीय जिस तरीके के इंटरैक्शन है, वो एक बहुत बेसिक लेवल पे काफ़ी समान है। चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे या किसी भी भौगोलिक जगह पर लिखे गए हों, अगर हम उसको बहुत बेसिक लेवल पर देखें, तो वो कहीं भी प्रासंगिक हो सकते हैं। और तो ये इस इसका नाटक में बहुत जी, इसका साबित वन लाइनर क्या है जो आपको बहुत अपील किया इस प्ले का? अ, अम, वन लाइनर में इसको समराइज़ करना तो बड़ा मुश्किल होगा, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों और भावनाओं और उनका इंटरैक्शन किस अच्छा, अब तरीके से ये हो सकता सवाल है? और है, अमीय अमीय जी, निर्देशक तो हैं लेकिन हैं तो पुरुष, और जी, इसमें सारे के सारे पात्र महिला पात्र हैं। तो जी, कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा कि नारी संवेदना का कुछ उसमें पक्ष होगा। जी, तो वो आपके लिए बिल्कुल। अतिरिक्त चुनौती था क्या? और आपके जो पात्र हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, उनको क्या लगा कि ये अमीय ठीक न्याय कर रहा है या उनके ये भी तो कुछ ये रिएक्शन है? जवाब तो मैं उनके लिए छोड़ूँगा। जी, ये प्रश्न उनके लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि कई बार चैलेंजिंग भी होने जैसी स्थिति है कि नाट्य निर्देशक मेल है और लेकिन इसमें ये भी ज़रूर कहूँगा कि नाटक लिखा बहुत अच्छा गया है। और उसको एज़ ए निर्देशक मैंने समझा और हमने इस पे काफ़ी विचार, कई बार डिस्कशन होते रहे। शुरू-शुरू की रिहर्सल्स में तो कलाकारों ने हमेशा ये काफ़ी समय तक ये प्रश्न किया कि ये जो डायलॉग है इसका क्या मर्म है, क्या मीनिंग है? तो ये समझाना काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन उन्होंने इसको एक-एक डायलॉग को, एक-एक शब्द को बहुत अच्छे से समझा, पकड़ा और अब वो उसको जी रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। हुँ, तो आप जीते रहें, ऐसा तो आशीर्वाद देने का हमारे यहाँ परंपरा है, तो वो आप तक बहुत धन्यवाद। पहुँचाते हुए एक अब जी, अगला जो नाटक है जिसके नाम कहता है भई नाटक नहीं, इसमें मुझे जी। लगता है आप अभिनेता के रूप में भी दिखाई देने वाले हैं। एम आई राइट? जी। नहीं, ये इस पर्टिकुलर शो में तो शायद नहीं, शायद नहीं बल्कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी 3 नाटकों के निर्देशक के तौर की ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, पर मुझसे भी अच्छे एक कलाकार हैं, जो ये रोल निभाने वाले हैं जो कि दर्शक लोग देखेंगे। और ये नाटक में एक तीसरी तरीके का नाटक है, जिसमें ज़बरदस्त डायलॉग है। मतलब एक्टर्स का तो बहुत ज़बरदस्त रोल है ही है, इसमें लेखक का भी बहुत अच्छा रोल है। तो कोई वही नाटक का डायलॉग याद है आपको, चाहे जो आपने पहले किया हो उसमें से या इन तीनों जी। में से कोई? इसी का एक नाटक नहीं कि डायलॉग में मेरे हिसाब से इसकी खूबसूरती इसके डायलॉग ही हैं और ये एक सटायर है और सटायर इस तरीके का है कि समाज के हर पक्ष पे सटायर किया है इसमें। चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, कलाकार हों या फिर मीडिया वाले कोई भी हों। और सबसे बड़ी बात ये है कि नाटक करते-करते नाटक करने वाले लोगों ने नाटक करने वालों पर भी सटायर किया है। तो उसमें एक डायलॉग है जैसे 2 भिखारी बात कर रहे हैं आपस में, 2 भिखारी हैं जो मुख्य पात्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि यार नाटक में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इस तरीके की चीज़ नहीं हो सकती। तो दूसरा भिखारी बोलता है बिल्कुल हो सकती है। अरे नाटक के नाम पर, प्रयोग के नाम पर कुछ भी पेल दो। आम दर्शक यही समझता है कि ये कोई हद दर्जे की बहुत ऊँची उच्च बात थी, जो उनके ऊपर से निकल गई और वो तो नाटक के हल्ले से ही घबरा जाते हैं और तारीफ़ करने लग जाते हैं। तो चलिए, तो ये हम बढ़िया था। तो हम तारीफ़ करते हुए इस बात को पुनः दोहराना चाहेंगे कि जी, ये अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। एक निर्देशक एक दिन में 3 नाटक जो उसके द्वारा निर्देशित है, उनका मंचन हो रहा हो, तो आप और डायरेक्टर्स को क्यों नहीं मौका देते हम ये? बिल्कुल देने के लिए इच्छुक हैं, क्यों नहीं है, ठीक है। बिल्कुल देते हैं। हमने एक्चुअली तो कइयों को रीच आउट भी किया जी, बट जी। समहाउ मतलब हमारी दूसरी टीमों को भी न्यू जर्सी बेस्ड बट शायद किसी न किसी चलिए, कारणवश वर्कआउट नहीं हाँ, हो पाया। पर मैं इस पर आपकी प्रशंसा करते हुए कि ये विविध प्रकार के संदर्भों से जुड़े हुए जो नाटक हैं, उनको आपने निर्देशित किया, तो काफ़ी जी, एक सृजन यात्रा जो सघन आपकी रही है, उसका जी, हम
लाभ लें 11 मई को पहुंचकर। ये तीनों नाटक हैं, नाटक नहीं है और अपने ही पुतले भी हैं और ब्रिजेस कदर का कुनबा, ये सभी बड़े जी, इंटरेस्टिंग नाटक ऐसा लगता है। और फिर एक बार आपके पिताजी को भी मैं अपनी तरफ से उनका उनकी सराहना करना चाहूँगा सृजनशीलता की, और जो प्रेरणा उन्होंने पहुँचाई, और महीना भी अप्रैल का है, तो विशेष जी, रूप से जी, आपकी जी, आँखों में बहुत-बहुत थोड़ी-सी धन्यवाद। जो नमी आई है, हुँ, हुँ। वो भी मुझे लगता है हुँ, हुँ। प्रेम हाँ, का जो एक उन भीगापन है। तो जी, ये जी, जो संस्कार यात्रा है सृजनशीलता के साथ में, वो जागृत रहे। और जैसे जी, हम बात कर रहे थे नाटक ज़िंदा है, वो ज़िंदा रहने के पीछे समर्पण भी है और स्नेह भी है, और उस सब के पीछे एक यज्ञ जैसा बन जाता है जब दर्शक वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रस्तुतियाँ जी। हैं। बहरहाल बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक सारी बात है। मंगल कामनाओं के साथ अमी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत और आप शुक्रिया, हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएँ। ज़िंदगी 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 तो जो निर्देशक होता है वो हमारा उच्चारण भी सही कराता रहता है। तो ज़िंदगी एक नाटक है, और जब हम नाटक देखते हैं तो ज़िंदगी के नाटक को कितनी खूबी से हम अपनाएँ, उसकी भी सीख हमें मिल जाती है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ